नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके साथ हूं जयदीप कर्णिक और आज फिर से बात करेंगे रूस और यूक्रेन के विवाद को लेकर। हम सब जानते हैं कि रूस ने दोनाबास क्षेत्र के दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम सेना भेजेंगे, सेना इसलिए भेजेंगे कि हम वहां पर शांति कायम करना चाहते हैं। अमेरिकी देशों को और सब पाश्चात्य देशों को ये लगता है कि दरअसल यूक्रेन पर कब्जा करने का जो मंसूबा है पुतिन का, उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम है जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन ऐसा कर रहे हैं। आज हम सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि इस पूरे मामले में गलती किसकी है, कौन सा पक्ष है जो दोषी है। अमेरिका और उसके साथ जुड़े हुए तमाम महाशक्तियां जो हैं उसके साथ जो जुड़ी हुई, उनकी गलती ज्यादा बड़ी है या रूस की गलती ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस की। सोवियत संघ का विघटन जब हुआ 1991 में, उसके बाद से ही रूस जो एक बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा मध्य का, जहां पर क्रेमलिन है और जहां पर अभी व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, रूस को हमेशा से लगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी शक्ति कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है और उसकी अपनी शक्ति को उसको संग्रहित करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका को लेकर वो हमेशा असुरक्षित महसूस करेगा। शीत युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन शीत युद्ध का जो खात्मा हुआ है वो अमेरिकी पक्ष में ज्यादा हुआ है और अमेरिका का पक्ष मजबूत होकर उभरा है और सोवियत संघ तो खत्म ही हो गया। लेकिन उसके बावजूद, सोवियत संघ के खत्म होने के बावजूद भी रूस मौजूद था और एक महाशक्ति के रूप में मौजूद था। एक ऐसा दौर चला जब ऐसा भी लगा कि जो नाटो देश हैं, ये पूरा जो संगठन है, ये और रूस साथ में मिलकर काम कर लेंगे और शायद दुनिया एक बेहतर संतुलन की तरफ बढ़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शक्ति का जो संतुलन है वो हमेशा जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो अपनी तरफ बनाए रखते हैं। दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो पूर्वी यूरोप के जो कुछ देश थे, चेकोस्लोवाकिया और उसके आसपास के जुड़े हुए, वो सारे देश रूस से खुद को थोड़ा असुरक्षित महसूस करने लगे। इस असुरक्षा का लाभ लेते हुए अमेरिका ने तेजी से नाटो का विस्तार किया। एक समय यह बात हुई थी कि नाटो का विस्तार एक सीमा से अधिक नहीं किया जाएगा, लेकिन उस समझौते का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने नाटो का तेजी से विस्तार किया। नाटो के इस विस्तार से रूस ने खुद को असहज और असुरक्षित दोनों ही महसूस किया। यूक्रेन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूक्रेन की सीमा बिल्कुल रूस से लगी हुई है। उसका जो बड़ा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, वो यूरोप में है और उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो रूस के अंदर, बिल्कुल रूस के भौगोलिक क्षेत्र में धंसा हुआ है। ऐसे में अगर नाटो के साथ यूक्रेन चला जाता है तो नाटो की जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल रूस के दरवाजे पर खड़ी होंगी और किसी भी युद्ध की स्थिति में सामरिक दृष्टि से रूस के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसलिए यूक्रेन को लेकर रूस शुरू से ही आक्रामक भी रहा, असहज भी रहा। और दूसरा, रूस का एक भावनात्मक पक्ष है। रूस का मानना है कि यूक्रेन दरअसल रूस का ही हिस्सा है, उसको रूस से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे जो पूर्वी यूक्रेन का क्षेत्र है, दोनाबास का क्षेत्र, जहां पर इन दो क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, उसका इतिहास ये भी है कि शुरुआत से ही रूस के नेताओं ने कोशिश की कि आसपास के जो क्षेत्र हैं जिन पर रूसी प्रभाव उतना बड़ा नहीं है, उन प्रभावों में रूसी प्रभाव को गहरा किया जाए। यहां तक कि आरोप ये भी लगते हैं कि 17वीं सदी में जो महारानी कैथरीन थी, जिन्होंने रूस पर शासन किया, उन्होंने वहां का जो पूरा भौगोलिक परिवेश है उसके साथ ही साथ जनांकीय परिवर्तन भी करने की वहां पर कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि वहां पर रूसी लोगों को ले जाकर बसाया जाए, ऐसा आरोप उन पर लगता है। तो इस स्थिति में ये सारे लोग जाकर पूर्वी यूक्रेन में बसे थे। इसीलिए पूर्वी यूक्रेन के लोग आज भी जनमत संग्रह के दौरान रूस के साथ जाने की कोशिश करते हैं और यूक्रेन के जो लोग हैं वो इसीलिए इस तरह के जनमत सर्वेक्षण का जो है उसकी मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। अभी इसीलिए पूर्वी यूक्रेन के इन क्षेत्रों में अलगाववादी सक्रिय हैं, वो अलगाववादी जो रूस का समर्थन करते हैं और रूस के साथ जाना चाहते हैं। रूस हमेशा से नाटो को लेकर बहुत ज्यादा असहज, असुरक्षित और आक्रामक तीनों ही रहा है। जब भी नाटो के विस्तार की बात आती है, खासतौर पर पूर्वी यूरोप के देशों में, तो रूस हमेशा से अमेरिका का विरोध करता है, नाटो देशों का विरोध करता है। आज जो रूस कर रहा है दोनाबास के क्षेत्र में, ठीक ऐसा ही रूस ने 2008 में किया था, जब जॉर्जिया को भी नाटो की सदस्यता मिलने वाली थी। तो इसका विरोध करते हुए और अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अबकाजिया और दक्षिणी ओसेशिया, इन दो क्षेत्रों को जॉर्जिया के रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था और इस वजह से जॉर्जिया की नाटो की सदस्यता रुक गई थी। आज भी जॉर्जिया नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस उसका भी लगातार विरोध करता है और अब तो वो ये भी कहता है कि हमने वहां के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है और उसके बाद भी अगर जॉर्जिया नाटो का सदस्य बनता है तो इसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आगे सहयोग नहीं दिया जाएगा। ठीक ऐसा ही अब यूक्रेन को लेकर कर रहा है और रूस को यह लगता है कि अमेरिका को और नाटो देशों के विस्तार को अगर इसी समय इस तरीके से नहीं रोका गया तो फिर आगे रूस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। रूस का एक तीसरा पहलू खुद व्लादिमीर पुतिन भी हैं।
व्लादिमीर पुतिन जब भी अपने देश पर कोई बड़ा संकट आता है या उनकी आर्थिक नीतियों की, अन्य नीतियों की आलोचना होती है, तो अपने राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद के तहत और अपनी छवि को सुधारने के लिए यूक्रेन या इसी तरह के अन्य मुद्दों को उठाते हैं और पश्चिमी देशों से सीधे टक्कर लेने की स्थिति में दिखाई देते हैं। ऐसे में वो लोग जो रूस की इस तरह की संप्रभुता को लेकर बहुत भावुक हैं, वो पुतिन के साथ होते हैं, पुतिन का समर्थन बढ़ता है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी होती है। ये वैसा ही है जब पाकिस्तान अपने अंदर की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाता और उसका वहां के किसी भी हुक्मरान का अगर लगातार विरोध होता है तो पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगता है। ठीक उसी तरह की स्थिति पुतिन के साथ भी है। वो कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को उठाकर अन्य बातों से ध्यान भटकाया जाए, लेकिन अभी इस वक्त पुतिन का बड़ा मुद्दा यूक्रेन की नाटो सदस्यता को लेकर है। अब नाटो की सदस्यता से ही पक्ष शुरू हो जाता है अमेरिका का और अन्य महाशक्तियों का। जितनी बड़ी गलती रूस की है उतनी ही बड़ी, और यह भी कहा जा सकता है कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी गलती अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की है। दो ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था खत्म होने के बाद ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की थी कि वो इस बात को सुनिश्चित करते कि विश्व में शांति कायम रहे, ध्रुवीय संतुलन के चक्कर में फिर से दो महाशक्तियां नहीं उभरें। वैसे ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चीन एक बड़े सिरदर्द के रूप में उभरा है, और ऐसे में अगर वो रूस से भी सीधा पंगा लेते हैं तो वो अपने लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अगर ये तय हो गया था कि पूर्वी यूरोप के देशों में नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा, तो अमेरिका को और नाटो के अन्य देशों को उस पर कायम रहना था। आपने दरअसल सांड को लाल कपड़ा दिखाने वाली स्थिति पुतिन के साथ की है। आपने उनको भड़काने की कोशिश की है, और इस भड़काने की वजह से ही ये जो अभी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर आप पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि युद्ध हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप दुनिया के चौधरी बनने का दावा करते हैं, अपनी चौधराहट दिखाना चाहते हैं, दुनिया में होने वाले नीति नियमों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप न्यायप्रिय हों। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ की खातिर आपने कहीं दुनिया को खुद तो युद्ध के मुहाने पर नहीं धकेला है। तो पश्चिमी राष्ट्रों की भी उतनी ही बड़ी गलती है। उन्होंने लगातार पुतिन को आक्रामक होने पर मजबूर भी किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने G8 देशों का गठबंधन पूरा तोड़कर G7 उसको बनाया है। उन्होंने कोशिश की है जताने की कि पुतिन अब अकेले हैं। उन्होंने ये कोशिश की है जताने की कि वो रूस को और पुतिन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात व्लादिमीर पुतिन को गवारा नहीं है। वो आक्रामक तेवर वाले नेता हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को और रूस को इस चुनौती के सामने मजबूती से खड़ा करें, और इसीलिए इस मामले में ताली दोनों हाथ से बराबर बज रही है। लेकिन इस ताली से होने वाला जो नुकसान है, इस युद्ध से होने वाला जो नुकसान है, वो पूरी दुनिया भुगतती रही है, आगे भी भुगतेगी। क्योंकि अगर ये युद्ध छिड़ता है, इसका स्तर बड़ा होता है, व्यापक होता है, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, और कीमत बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। ये दो देशों का, दो ध्रुवों का, दो शक्तियों का आपस में जो सामंजस्य है वो नहीं हो पाया है। उनका आपस में घमंड है, ईगो है जिसको कहते हैं, और उसकी वजह से ये युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है। अमेरिका को चाहिए था कि वो रूस को भरोसा दिलाता कि नाटो का विस्तार इसके आगे नहीं किया जाएगा। वहीं रूस को चाहिए था कि वो भरोसा दिलाए कि वो मिन्स्क समझौते का सम्मान करेगा, और दुनिया भी यूक्रेन को मजबूर करेगी कि वो मिन्स्क समझौते के तहत जो भी शर्तें लगाई गई हैं उनका पालन करे। दोनों ही तरफ से गलतियां हुई हैं, और नतीजा ये है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध टल जाए। इस मुद्दे पर आगे और जानकारी के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।